नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो 15 नंबर का आपका पेपर में हॉस्टल वार्डन के पेपर में आने वाला है, उस 15 नंबर में सारे सब्जेक्ट में से इंडिया जीएस के मैं 4 से 5 टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट में से बताने वाला हूँ। जिस टॉपिक से व्यापम के हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, लगभग उस टॉपिक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, उन टॉपिक को बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है और 20 से 25 दिनों में इन टॉपिक पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे टॉपिक के बारे में, सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग कवर करेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो आप एक टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 52 नंबर में आता है। ये राष्ट्रपति से आप चालू करिए। ये राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। राष्ट्रपति में भी आपको देखो, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो इनमें से क्या क्या पढ़ना है आपको? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में नियुक्ति कौन करता है, वो त्यागपत्र किसको देता है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, और योग्यता क्या है, इन सब के टॉपिक के बारे में आपको हर जो पद है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में भी, उपराष्ट्रपति के बारे में भी। उसी तरीके से आपको पढ़ना है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में आएंगे आप और इन्हीं सब पॉइंट्स पे आप बात करेंगे। लोकसभा के बारे में आप देखेंगे, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, है ना, कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, कितने मेंबर मनोनीत किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको देखना है मेन। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी सेम चीज़, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देता है, हटाने की, पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए। उसी तरीके से राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो अगेन राज्यसभा का जो पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, आपको इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको सारा चीज़ जैसे मैं बताया हूँ, है ना, अभी जैसे बताया हूँ वैसा ही पूरा इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये आप देखिएगा, यहाँ पे पद दिया हुआ है। तो पद मतलब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। संघ अर्थात भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, पद से हटाना, कार्यकाल कितना होता है, ये सारे राष्ट्रपति के बारे में। सेम उपराष्ट्रपति के बारे में पद, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल क्या होता है, इसका इस्तीफा किसको देता है। उसी तरीके से राज्यसभा उपसभापति, उसी तरीके से यहाँ पर सारे के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा उपाध्यक्ष हो, एक साथ आपको लाइन से दिखेगा, लाइन टू लाइन दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये चार्ट चाहिए, ठीक है, तो नीचे पिन कमेंट में, फर्स्ट नंबर के पिन कमेंट में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको वहाँ पर मैं चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इस चार्ट को आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है वो इस चार्ट से ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये सब के बारे में सारा चीज़ एक चार्ट में मैंने डाला हुआ है। इसी तरीके से आगे भी आप देखेंगे, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सारे के बारे में ये चार्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारा जो है ये चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक आप विशेष रूप से पढ़िएगा। आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक आपको मौलिक अधिकार में पूरा पढ़ना है, जितना भी है उसमें। उसके बाद आप पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, कैसे नियुक्ति की जाती है जजों की, महाभियोग कैसे लगता है, और उसी तरीके से सेम हाई कोर्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां है महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बाद जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको महाधिवक्ता एक साथ वहीं पर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं तो विधानसभा उससे सेम है ना। महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं तो महाधिवक्ता सेम है। महान्यायवादी केंद्र सरकार में वकील होता है, केंद्र सरकार का, और महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। उसी तरीके से आप रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो इन 5 टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। ये 5 टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। और मैं जो चार्ट दूंगा उससे तो केवल चार्ट को पढ़ने से आपका सवाल बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इतना चीज़ें हैं उस चार्ट में और इतना महत्वपूर्ण है वो चार्ट। ठीक है, तो संविधान से आप इतना को कवर करिएगा। 2 नंबर का तो आ रहा है, तो ये 5 टॉपिक भी कवर करते हैं तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक,
और नहीं तो सारा टॉपिक जो कवर करना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं केवल 5 टॉपिक कवर करेंगे तो भी चल जाएगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सारा टॉपिक कवर करें, लेकिन इन 5 टॉपिक पे विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक, चलिए अब देखते हैं इतिहास। इतिहास भी आपका वही 2 नंबर का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और है आपका एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तीनों 3 पार्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पेपर सवाल आएगा आधुनिक भारत से, सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं और उसमें लिखा भी आधुनिक भारत। इसमें से भी 1885 से लेके 1947 तक आपको विशेष रूप से पढ़ना है। इतना आप अच्छे से पढ़िए, देखिएगा कई हो सकता है 2 सवाल यहीं से बन जाए पूरा आपका। तो ये आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन है 1885 से लेके 1947, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल बौद्ध पढ़ लीजिए, जैन के बारे में पढ़ लीजिए, जैन में महावीर स्वामी के बारे में, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, 4 वेदों के बारे में पढ़ लीजिएगा। 4 वेदों में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़िएगा। वेद के बारे में कौन सा वेद किसकी जानकारी देता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो बिंबिसार है, बिंदुसार है ना, अशोक है, इनके बारे में, और गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। और आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो गुप्त साम्राज्य के शासकों को कौन सी उपाधि मिली है, बस उतना पढ़ लेना। शासक का क्रम और शासकों की उपाधि, इतना पढ़ लेना तो भी चल जाएगा आपका। तो ये प्राचीन इतिहास हो गया। मध्यकालीन भारत में लैब टेक्निक यूज़ करना है आपको। लैब टेक्निक क्या होता है? लिटरेचर, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। तो साहित्य से संबंधित मतलब कि मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखी है ना, कालिदास, रघुवंश मणि, ये ठीक है, ये जो है वो किसकी रचना है, ये सब चीज़ें रचनाओं के बारे में पढ़ना है साहित्य में। ठीक है, इसी तरीके से आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य, स्थापत्य में आपको पढ़ना है ताजमहल का निर्माण किसने कराया, लाल किला का निर्माण किसने करवाया, है ना, मकबरी जो निर्माण है उसने किसका मकबरा, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, अकबर का मकबरा किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें इसके बारे में स्थापत्य में आएगी, आर्किटेक्चर। और बैटल, बैटल मतलब युद्ध। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, कौन जीता, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई, कौन जीता, और जो बाकी सब लड़ाइयाँ हैं इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, केवल उतना पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा आपका। तो लैब टेक्निक यूज़ करना है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और बैटल, साहित्य, स्थापत्य और युद्ध, 3 ही चीज़ पढ़ना है, दूसरा मत पढ़ना। नहीं तो मध्यकालीन भारत आप पूरा इंडिया जीएस पूरा पढ़ लोगे तो उतना खत्म होगा, केवल मध्यकालीन भारत है उतना बड़ा, तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी। इन 3 चीज़ों को भी पढ़ोगे तो आपको एक क्वेश्चन आएगा अगर तो बन जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आने की संभावना है आपका मॉडर्न इंडिया से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से भारत का भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिमालय। हिमालय के दर्रे, है ना, हिमालय के दर्रे वगैरह बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। और हिमालय के जितने भी लेयर है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सब क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा संभावना है। दूसरा, अपवाह तंत्र के बारे में क्रम से जमाना पढ़ लेना, अपवाह तंत्र का अच्छे तरीके से। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, सब उसके उससे छोटा कौन सा है। नदियों का क्रम पढ़ लेना, बड़ी नदियों का। ठीक, तीसरा है जलवायु, ये अच्छे से पढ़ के जाना। चौथा है पर्वत एवं पठार। ठीक, जैसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, इसी तरीके से मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसी तरीके से। पांचवा है खनिज और उद्योग। खनिज और उद्योग, खनिज से ज़्यादा अगर आया तो एक सवाल, ज़्यादा अगर आ गया तो खनिज टॉपिक बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण खनिज ही पढ़ के जाइएगा। हीरा है, तांबा है ना, ये सब चीज़ें मेन जो है वो ही पढ़ के जाना। तो ये 5 टॉपिक आपका भूगोल में 5 टॉपिक आप तैयार करिए। 2 क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं 5 टॉपिक से बनेगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एक ही चैप्टर है, अलग अलग नहीं है, बहुत बड़ा। जीडीपी बेसिक चीज़ें पढ़िएगा। जीडीपी किसको बोलते हैं, जीएनपी किसको बोलते हैं, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। जीडीपी में भारत कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने शॉर्ट्स में बताया था, चैनल पे शॉर्ट्स डाला हुआ है, वो देख लेना। जीडीपी के आधार पर भारत कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है पंचवर्षीय योजना, कितनी पंचवर्षीय योजना लाई गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिकीकरण था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस किया गया था, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तीसरा प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान में अभी ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे ना तो करेंट से रिलेट करके पढ़िएगा आप। प्रति व्यक्ति आय भारत में वर्तमान में कितनी है, इसी तरीके से आप इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय वाला चैप्टर है। बैंकिंग व्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, किस बैंक का निर्माण सबसे पहले हुआ, है ना,
तो और बैंकों का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ, इस तरीके से बैंकिंग वाले सेक्टर में एसबीआई वगैरह के बारे में पूछते रहता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसमें कृषि क्रांतियाँ जो पूछा जाता है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अलग अलग कृषि क्रांतियाँ हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती हैं। तो अर्थव्यवस्था में ये 5 टॉपिक अगर आप करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था जो है वो तैयार हो जाएगा। ये भी 2 ही नंबर का आएगा। ठीक, इसके बाद साइंस भी ये बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि साइंस में भी 3 पोर्शन है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। तो आप देखिएगा इसमें साइंस में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो फिजिक्स है। फिजिक्स में भी 4 टॉपिक, एक लेंस वाला टॉपिक, उत्तल लेंस, अवतल लेंस किसमें प्रयोग होता है, यूज़ इसमें मेन ध्यान देना, उपयोग इसके। ठीक, उसी तरीके से लाइट में, प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब के बारे में, गति, मोशन वाला चैप्टर, और चौथा विद्युत वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ये 4 चैप्टर जो है वो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि साइंस में आप पिछले 10 साल का पेपर हल करके जाना, क्वेश्चन पेपर। व्यापम में जितना भी क्वेश्चन आया है ना वो पिछले 10 साल का सॉल्व कर लेना, उसी में से रिपीटेड आएगा, बन जाएगा आपसे सवाल। बहुत ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 3 बड़ा पोर्शन है भाई इसमें। दूसरा है बायो में रोग को अच्छे से पढ़ के जाना, विषाणु वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इनमें से फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पाचन तंत्र में अमाशय से कौन सा रस स्त्रावित होता है, लीवर से कौन सा रस स्त्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछता है। और कोशिका वाला चैप्टर जो है वो, जैसे कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कोशिका वाले चैप्टर से बनते हैं बायो में। तो ये 3 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे हम लोग तो मिश्र धातु से सवाल बनते हैं इसमें, जैसे पीतल है, जैसे गन मेटल है, इसका निर्माण कौन कौन से मिश्र धातु से होता है। उसके बाद ईंधन वाले में प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सा है, एलपीजी गैस किससे क्या है, सीएनजी गैस क्या है, ये सब वाला बहुत आता है इसमें। पदार्थ की अवस्था में वाष्पीकरण, संघनन, अपकेंद्रण, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बनते रहे हैं व्यापम में। तो ये जो है आपका वो लगभग आप 15 नंबर का आने वाला है, सब में 2-2 नंबर का आने वाला है। तो इसमें कितना ही टॉपिक आप करते रहोगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल 7 साल के पेपर में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप इतने टॉपिक को कम से कम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट फंसोगे आप लोग अगर किसी में कि भाई नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा हो गया है, तो वही याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर PYQ लगा के जाइएगा, पिछले 10 साल का कौन सा टॉपिक वाइज, ठीक है, अच्छे से। तो यहीं से आपका 2-2 नंबर का आने वाला है तो बन जाएगा। नहीं तो इंडिया जीएस जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा वास्ट है, इससे ज़्यादा बेहतर है आप कंप्यूटर और मैथ्स पे फोकस करो। ठीक, तो जितना बताया हूँ उतना भी आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए, इसमें से एक चीज़ बच गया है, वो है शारीरिक शिक्षा और योगा। शारीरिक शिक्षा और योगा आपका 4 नंबर का है। तो शारीरिक शिक्षा और योगा जब 4 नंबर का है तो इसमें टॉपिक ही 3, 4, 5 दिए हुए, तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। इसमें से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छे से पढ़ के जाना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 1 और 2 भी क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शारीरिक शिक्षा और योगा में एक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी टॉपिक को भी पढ़ के जाना। 3-3, 4-4 टॉपिक अगर दिया हुआ है तो फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट बताएंगे आप, बताओ, है ना। तो इतना आप पढ़ के जाइए, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और आपको कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।